नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली डोज में। मेरा नाम है विकास राठौर और आज हम लोग अपना नया चैप्टर पार्ट 6 त्रिभुज शुरू करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है त्रिभुज और हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं समरूप बहुभुज से। समरूप मतलब जिसका एक ही रूप हो और बहुभुज जिसकी बहुत सारी भुजाएं हों। बहुत सी भुजाएं मतलब बहुभुज और समरूप मतलब एक ही रूप हो। तो इसकी जो परिभाषा बनती है वो ये है कि दो बहुभुज समरूप कहे जाते हैं अगर उनके संगत कोण बराबर हो या और उनकी संगत भुजाओं की लंबाइयाँ अनुपातिक हों। कहने का मतलब ये है कि उदाहरण लेते हैं, दो बहुभुज ले लेते हैं। तो उदाहरण लेते हैं, दो चतुर्भुज ले लेते हैं ए बी सी डी। एक और चतुर्भुज ले लेते हैं ई एफ जी एच। जो दो चतुर्भुज हमारे पास, इनमें अगर भुजाओं के अनुपात, पहले तो कोण ले लेते हैं। ये कोण है, सबसे पहला पॉइंट कहता है कि उनके संगत कोण बराबर हों। अगर ये कोण ए बराबर कोण ई हो कोण बी बराबर कोण एफ हो कोण डी बराबर कोण एच हो और कोण सी बराबर कोण जी हो तो सबसे पहली चीज़ तो उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। इसके संगत का ये है, इसके संगत का ये है, डी के संगत एच है, सी के संगत जी है। तो ये संगत वाले कोण बराबर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि उनकी संगत भुजाओं की लंबाइयाँ अनुपातिक हों। संगत भुजाओं की मतलब ए बी मान लीजिए 2 है, एक मान लेते हैं, 1 2 3 4। तो इनको मान लेते हैं 2 4 6 8। कह रहा है कि उनकी संगत भुजाओं की लंबाइयाँ अनुपातिक हों। अनुपातिक मतलब ए बी की संगत है ई एफ, तो अनुपातिक होनी चाहिए, अनुपात में होनी चाहिए। तो ए बी के अनुपात में है ई एफ, बी सी के अनुपात में है एफ जी, सी डी के अनुपात में है जी एच, और डी ए के अनुपात में है एच ई। ये ऐसे अनुपातिक होनी चाहिए कि एक के अपॉन में दूसरी भुजा होनी चाहिए। अब इनका अगर हम मान निकालें तो 1/2 बी सी अपॉन एफ जी 2/4 सी डी अपॉन जी एच 3/6
और DA/HE आती है 4/8। तो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगी 1/2, ये आएगी 1/2, ये आएगी 1/2। तो जितनी भी आई वो सारी 1/2 ही भुजाएं आई। तो इसमें हमने देखा कि इनकी संगत भुजाओं की लंबाइयाँ अनुपातिक हैं। अनुपातिक हैं मतलब बराबर भी हैं। अनुपातिक में बराबर होने चाहिए और उनके संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं समरूप बहुभुज। समरूप का जो चिन्ह है वो इस तरीके से दिखाते हैं, टिल्ड के तरीके से। एक होता है सर्वांग का चिन्ह, वो होता है इस तरीके से, वो सर्वांग का चिन्ह है, और ये समरूप का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब देख लेते हैं सर्वांग सम और समरूप में क्या अंतर होता है। सर्वांग सम का साइन होता है इस तरीके का, इस तरीके से हम लोग लिखकर उसे प्रदर्शित करते हैं। सर्वांग सम, दो त्रिभुज सर्वांग सम तब कहे जाते हैं जब उनके समान आकार यानी शेप तथा समान समान आमाप हों। मतलब उनका जो दो त्रिभुज हमें दिए जाएंगे उन दोनों त्रिभुजों में आकार भी समान होना चाहिए और उनकी साइज भी समान होनी चाहिए। शेप एंड साइज दोनों समान होने चाहिए। जैसे कि उदाहरण से देख लेते हैं। त्रिभुज ले लेते हैं। इन दो त्रिभुजों में अगर देखते हैं हम लोग तो इनका आकार भी समान है और इनकी नाप भी समान है। तो आकार भी समान है और नाप भी समान है। माप मतलब नाप, तो दोनों समान है, इसलिए इनको बोलेंगे सर्वांग सम त्रिभुज। हर चीज समान होगी इनकी, कोण भी समान ही होंगे। इसीलिए इसे बोलते हैं सर्वांग सम। सर्व मतलब सभी, आंग मतलब अंग, और सम मतलब बराबर। सभी अंग बराबर हों, उनके कोण बराबर हों, उनकी साइज बराबर हो, उनकी शेप बराबर हो, सब कुछ बराबर हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग सर्वांग सम त्रिभुज। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप को इस तरीके से हम लोग लिखकर प्रदर्शित करते हैं। दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो। दो ऐसी आकृतियां हो या त्रिभुज हो या सर्किल हो या वृत्त हो, उनके आकार तो समान होंगे लेकिन उनकी माप समान नहीं होगी। जैसे दो, इन्हीं का उदाहरण ले लेते हैं। इन दोनों त्रिभुजों को हम देखते हैं तो इनके कोण तो बराबर ही होंगे क्योंकि समरूप में कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण। ए वाला कोण डी के संगत है तो वो बराबर होगा। बी वाला कोण ई के संगत है तो वो बराबर होगा। सी वाला कोण एफ के संगत है तो वो बराबर होगा। संगत कोण बराबर होते हैं लेकिन इनकी माप अलग अलग होती है।
जैसे माप होती है रेशियो में, मतलब अनुपात में। अगर इसका साइज 1 है तो इसका साइज डबल होगा। हमें साइज देख के ही पता चल रहा है कि ये दोनों सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि इनके आकार में बदलाव है। आकार मतलब त्रिभुज तो दोनों एक जैसे हैं, यानी आकार तो समान है, लेकिन उनकी जो आमाप है, माप यानी मेजरमेंट, तो मापने की जो नंबर लिखे हुए हैं सेंटीमीटर, मीटर, उनकी लंबाई अलग अलग है, लेकिन रेशियो में होगी। इस चीज़ को हम लोग आगे और क्लियर करेंगे। अभी आप देखिए, केवल और भी कुछ उदाहरण ले लेते हैं। ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, लेकिन ये समरूप हैं क्योंकि इनका रूप एक ही है। ये भी सर्कल, ये भी सर्कल, ये भी वृत्त, ये भी वृत्त, लेकिन इनकी नाप अलग है, यानी आमाप अलग है, इसलिए ये समरूप होंगे बस। ये सर्वांग सम नहीं होंगे। सर्वांग सम के लिए इसी के बराबर एक और खींचना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तब ये सर्वांग सम होगा। अगर इसे छोटा या बड़ा है तो सर्वांग सम नहीं होगा, फिर समरूप होगा। तो अभी ये जो दो वृत्त दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों समरूप हैं, लेकिन सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम के लिए सब कुछ बराबर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो अभी जो हमने सीखा उससे जुड़ी हुई एक एक्सरसाइज में अभ्यास कर लेते हैं। इस प्रश्नावली का नाम है 6.1, आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, वो कहता है कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला क्वेश्चन है, सभी वृत्त डैश होते हैं। तो इसके दो ऑप्शन दिए गए हैं, हमें इसका आंसर लिखना है। सभी वृत्त होते हैं, समरूप होते हैं, सभी वर्ग होते हैं, ये भी समरूप होते हैं, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज। अगर हम विषम बाहु त्रिभुज ले लेंगे तो उनकी भुजाओं में अंतर आ जाएगा, लेकिन हमें भुजाएं समानुपात में चाहिए होती हैं। चौथा है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। संगत कोण बराबर होने चाहिए। समरूप होने के लिए संगत कोण बराबर होने चाहिए और भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। ये दो कंडीशंस जरूरी हैं समानुपाती होने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए जिसमें समरूप आकृतियां हों। समरूप आकृतियां एकदम बराबर। इसमें हम देखते हैं कि इनके संगत कोण बराबर हैं। ये जो इनके संगत कोण हैं, ए के संगत ई है, पी के संगत एफ है, सी के संगत जी है और डी के संगत एच है। ये मुड़ा हुआ नहीं है, ये एकदम सीधा है, 90 डिग्री एंगल है। सारे 90 से कोण हैं, संगत कोण बराबर हैं, इनकी भुजाएं अनुपात में हैं, क्योंकि इसका डबल साइज का ये दिख रहा है हमें, तो इसकी माप डबल है। ये अगर 2 है तो ये 4 होगी, डबल माप है। तो रेशियो दोनों का बराबर होना चाहिए।
अगर ये 3 है तो ये 6 होगी, अगर ये 4 है तो ये 8 होगी, अगर ये 5 है तो ये 10 होगी। तो इस हिसाब से इसका साइज डबल आया इसके तुलना में। दूसरा उदाहरण था, ये पहला था समरूप आकृतियाँ, दूसरा ऐसी आकृतियाँ समरूप नहीं हैं। इसके सारे कोण 90 डिग्री के हैं, भुजाएं भी हैं। ये भी चतुर्भुज है, लेकिन इसके कोण अलग अलग हैं। भुजाएं भले ही समानुपाती हों, लेकिन इसके कोण अलग अलग हैं। ये 90 से ज़्यादा का कोण है, ये 90 से ज़्यादा कोण है, ये 90 से कम का है, ये 90 से कम का है, लेकिन इसके सारे कोण 90 के हैं। संगत कोण बराबर नहीं हो पाए, इसलिए ये समरूप नहीं होंगी। तीसरा क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। हमने दोनों चतुर्भुजों को देखा तो इसमें भुजाएं तो समानुपाती हैं, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं हैं, इसलिए ये चतुर्भुज समरूप नहीं होगा। नहीं है क्योंकि, कारण लिख देते हैं, क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है। चलिए, तो ये अभ्यास हमारा ये खत्म होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, प्रश्नावली 6.1 समाप्त करने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो आगे हम लोग त्रिभुज की कुछ प्रमेय के बारे में बात कर लेते हैं। त्रिभुज की कुछ प्रमेय हैं, इनमें से पहली प्रमेय हम लोग बताते हैं। प्रमेय को इंग्लिश में थ्योरम बोलते हैं। तो थ्योरम बने हमारे पास आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, जिसे हम लोग थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये दो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई त्रिभुज है हमारे पास, कोई त्रिभुज है ABC, तो इसमें किसी तीसरी रेखा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, हमने BC के समांतर रेखा EF खींची है, तो ये जो रेखा है EF ये अन्य दो भुजाओं को अनुपात में विभाजित कर देती है। कहने का मतलब ये है कि ये अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। AB और AC अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो कैसे होती हैं? AE अपॉन EB बराबर AF अपॉन FC। ये EF रेखा जो BC के समांतर है, इस EF रेखा ने AB और AC को एक अनुपात में विभाजित कर दिया है। इस अनुपात को हमने लिखा है AE बट्टा BC, वो AE अपॉन EB और बराबर में AF अपॉन FC। इसे एक अनुपात में विभाजित कर दिया है, ये कहना है थेल्स का। अभी इसका हम लोग प्रूवमेंट करते हैं।
सिद्ध कैसे करना है कि ये रेखाएं अनुपात में हैं। तो चलिए दोस्तों, इस थ्योरम का हम लोग प्रूवमेंट करते हैं। सबसे पहले हमने एक त्रिभुज लिया है ABC। इसमें हमें दिया क्या है, प्रूवमेंट के लिए हमें केवल 3 चीज़ें लिखनी होती हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या है, अगर रचना करने की ज़रूरत पड़ी तो रचना करेंगे, और तीसरा फिर उपपत्ति यानी प्रूवमेंट करना होता है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं। एक त्रिभुज दिया है ABC। प्रमेय कहती है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो दिया है कि एक रेखा हमने तीसरी भुजा के समांतर खींची है। ये रेखा हमने खींची है BC के समांतर। ये दिया है एक रेखा है हमारे पास DE। एक रेखा है DE जो समांतर है BC के। सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए हम कुछ रचना करते हैं। हमने रचना की CD और BE CD और BE को मिलाया। और दूसरा एक परपेंडिकुलर खींचा AD पर। तो EF परपेंडिकुलर यानी एक लंब खींचा है हमने AD पर। हमने CD और BE को मिला लिया और EF एक लंब खींचा है AD पर। चलिए अब इसका प्रूवमेंट करना है। इसको बोलते हैं उपपत्ति।
उपपत्ति, उपपत्ति मतलब प्रूवमेंट, हमें प्रूवमेंट करेंगे। अब प्रूवमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं अपने चित्र में कि लिख लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। ये क्यों होगा? हमारे पास एक थ्योरम है त्रिभुज की कि समान आधार मतलब एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच खींचे गए या बने हुए त्रिभुजों का एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर होता है। फिर से बोलता हूँ, समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि एक ही आधार है DE और इससे दो त्रिभुज बन रहे हैं DEB और DEC। तो दो त्रिभुज एक ही आधार से बने हैं और दो समान समांतर रेखाओं के बीच बने हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। चलिए इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज DEA और बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEB। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू शीर्ष लंब। तो 1/2 आधार DEA का आधार है DA और इसका शीर्ष लंब है EF पट्टा में DEB का आधार है DB DA लिख सकते हैं या AD लिख सकते हैं। और नीचे वाले को DB और इसका भी शीर्ष लंब वही है क्योंकि ये एक ही त्रिभुज है, चाहे इतना आधा मान लो या पूरा मान लो एक ही है। तो इधर से लंब खींचेंगे वही आएगा, इधर से लंब खींचेंगे वही आएगा सेम। तो इसका भी लंब आया EF। इन दोनों को हमने सॉल्व किया, 1/2 से 1/2 कटा, EF से EF कटा, तो आया AD अपॉन DB। ये मिला हमें समीकरण नंबर 2। हमने ऊपर का मिटा दिया है, नीचे का भी वैसा का वैसा ही लिखा हुआ है।
तो इससे इससे आगे बढ़ते हैं, आगे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DEA और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। हम चाहें तो यहाँ पर भी एक लंब डाल सकते हैं। तो लिखेंगे एरिया 1/2 आधार AE और इंटू शेष लंब DG। नीचे का लिखेंगे एरिया ऑफ DEC ये वाला, इसमें भी लंब वही आएगा। तो 1/2 आधार EC और शेष लंब DG। इनमें देखा हमने 1/2 से 1/2 कटा, DG से DG कटा, AE अपॉन EC। तो समीकरण 2 व 3 से हम लोग देखते हैं AD अपॉन DB, ये मतलब AD अपॉन DB और AE अपॉन EC आया हुआ है दोनों में। लेकिन इधर का हम देखेंगे तो एरिया ऑफ DEA अपॉन एरिया ऑफ DEC, इधर एरिया ऑफ DEB। हमने दोनों में देखा DEC और DEB, यहाँ से समीकरण 1 से ये दोनों बराबर हैं। राइट हैंड साइड के बराबर करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड के बराबर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEA अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। इसमें देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, या फिर इसको पहले लिखना चाहते इसको लिख देंगे DEB कर दो यहाँ पे। तो इसको लिख लो फिर बाद में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEA अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। हम इनको देखते हैं, ऊपर का तो सेम टू सेम है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEA, लेकिन नीचे का देखते हैं तो अलग अलग दिखता है हमें। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग समीकरण 1 से इनमें देखेंगे समीकरण 1 से ये दोनों बराबर होंगे। DEB और DEC दोनों के एरिया हमने बराबर किए थे पहले वाले समीकरण में, तो ये दोनों एरिया बराबर हैं। तो इनकी जगह हम एक ही लिख सकते हैं कोई, इसकी जगह पर भी DEB लिख सकते हैं हम लोग। नीचे का मिटा देते हैं।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEA अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, जबकि ये दोनों बराबर हैं सभी कड़े एक से हमने देखा था, तो इनकी जगह पे हम एक ही चीज़ लिखेंगे, दोनों अलग अलग ना लिख के। हम DEC की जगह DEB लिख देते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हो चुके हैं। इसका मान कितना था, AD अपॉन DB, और इसका मान कितना था, AE अपॉन EC। ये हमारा सिद्ध हो चुका है। हमने सिद्ध किया थेल्स प्रमेय से कि अगर किसी तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो रेखा इन दोनों बाकी की दो भुजाओं को अनुपात में विभाजित कर देती है। अनुपात में मतलब AD बट्टे DB और AE बट्टे EC, ये दोनों बराबर होंगे, समान अनुपात में विभाजित कर देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रमेय की ओर। दूसरी हमारी थ्योरम है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम, यानी थेल्स प्रमेय का विलोम। अभी हमने जो थेल्स प्रमेय पढ़ी थी उसमें था कि किसी तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब हम लोग इसी का उल्टा पढ़ेंगे कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा उसकी तीसरी भुजा के समांतर होती है। जैसे कि ये कहना चाहते हैं कोई त्रिभुज है, अगर इसमें हम कोई रेखा खींचते हैं और अगर ये रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अगर ये DE रेखा इन AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी रेखा BC के समांतर होगी। ये इस प्रमेय में कहा जा रहा है। चलिए इस प्रमेय का भी हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। अभी बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों चलिए करते हैं इम्प्रूवमेंट दूसरी थ्योरम का। इस थ्योरम में कहते हैं कि कोई एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है, उसमें एक रेखा DE खींची है, तो ये DE AD और DB और AE और AC, इनको AB और AC को एक समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये जो DE रेखा है ये BC के समांतर होगी, ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले लिख लेते हैं दिया क्या है हमें। दिया है डी इस तरीके से खींची हुई है कि AD अपॉन DB और AE अपॉन EC ये समान रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं DE से। समीकरण नंबर 1 सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि जो DE है वो समांतर होगी BC के।
रचना कर लेते हैं। माना DE समांतर नहीं है BC के, तब एक बिंदु E' खींचा। मान लीजिए DE इस BC के समांतर नहीं है, कहीं और है, मान लीजिए यहाँ है, तो हमने जो सीधी रेखा खींची है वो E' है। तो E' खींचा है, तो E' के हिसाब से हमारी जो थ्योरम कहती है वो ये E' इन दोनों भुजाओं को अनुपात में विभाजित करेगी। DE' इन दोनों भुजाओं को AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो देख लेते हैं। AD/DB और AE' अपॉन EC E' समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से हम लोग देखते हैं AD/DB बराबर AE अपॉन ED और AE' अपॉन EC। अच्छा, AE अपॉन EC होगा। समीकरण 1 व 2 से हम देखते हैं कि बिंदु E भी इसे अनुपात में विभाजित कर रहा है और बिंदु E' भी इनको अनुपात में विभाजित कर रहा है, और ये तभी संभव है जब ये दोनों संपाती होंगे। समीकरण 1 व 2 से E एंड E' संपाती बिंदु हैं। यानी दोनों बिंदु एक ही हैं, एक ही पॉइंट पर हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो DE है वो समांतर होगा BC के। हैंस प्रूव्ड, क्योंकि थेल्स प्रमेय कहती है कि अगर दो रेखाएं समानुपात में हैं तो वो समांतर होंगी। चलिए, इसका प्रूवमेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली प्रमेय की ओर। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपनी अगली प्रमेय। हमारी है थ्योरम नंबर 3, जिसका नाम है समद्विभाजक प्रमेय। समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाली प्रमेय। त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। इसका कहने का मतलब क्या है
अगर कोई त्रिभुज है ABC, तो त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक, अगर इस कोण को हम लोग समद्विभाजक कर दें, दो बराबर भागों में बांट दें, तो इस कोण का जो समद्विभाजक है वो है AD। तो इस कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को, यानी सामने वाली भुजा को शेष दो भुजाओं के, इसकी जो त्रिभुज की शेष भुजाएं हैं AB और AC, शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। इसका कहने का मतलब ये है कि BD जो है इस लाइन को यानी BC को जिस अनुपात में विभाजित कर रहा है उसी अनुपात में AB और AC भी होंगी। जैसे BD/CD होगा, क्योंकि AD ने इसको दो बराबर भागों में बांट दिया है, तो उसी अनुपात में ये AB और AC भी होंगी। मतलब उसकी तीसरी भुजा जो डिवाइड हुई है, बाकी दो भुजाएं बची AB और AC, वो दोनों भी अनुपात में होंगी। चलिए, तो अब हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है, सिद्ध करना है। अब देखते हैं कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारी समद्विभाजक प्रमेय में सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्योंकि ये समद्विभाजक है, ये जो AD रेखा है ये कोण A की समद्विभाजक है, तो इसलिए क्या एंगल यानी कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। दिया हुआ है। और BD अनुपात में है CD। ये अनुपात में है अभी। चलो आगे बढ़ते हैं और सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है BD/CD बराबर AB/AC। BD/CD बराबर AB/AC सिद्ध करना है हमें। हमने रचना की, रचना में हमने BA को आगे बढ़ाया और BA के समांतर एक रेखा खींची है। इस बिंदु को हम लोग नाम देते हैं P। CP समांतर AD। खींची, BA को आगे बढ़ाया
बी ए को हमने आगे बढ़ाया। अब यहाँ पर हमारे कुछ एंगल बनते हैं। एक एंगल है ये 3, एक ये एंगल है 4। तो सबसे पहले देख लेते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2, यानी कोण 1 बराबर है कोण 2। ये हमें पहले से दिया हुआ है। कोण 2 बराबर है कोण 3 के। ये एकांतर कोण है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो रेखाओं के इधर उधर बनने वाले कोण एकांतर कोण होते हैं। ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो इस तिर्यक रेखा के एक राइट में है, एक लेफ्ट में है, या बोल सकते हैं इधर से देखें तो समांतर रेखाओं के एक दाहिनी तरफ है, एक बाहिनी तरफ है। एक समांतर रेखा के ऊपर है, एक समांतर रेखा के नीचे है। तो इन्हें बोलते हैं हम लोग एकांतर कोण। आगे बढ़ते हैं। कोण 1 बराबर होगा कोण 4 के। ये होगा संगत कोण। अगर समांतर रेखाओं के एक ही तरफ दोनों कोण हों तो उन्हें संगत कोण कहा जाता है। जैसे कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, इन दोनों को ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ। ये भी नीचे है और ये भी नीचे है। जो बीपी एक तिर्यक रेखा है, समांतर रेखाएं हैं एडी और सीपी। तो एडी और सीपी समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है बीपी। तो ये तिर्यक रेखा के दोनों नीचे की तरफ कोण बने हुए हैं, एक ही तरफ है, तो इन्हें संगत कोण बोलते हैं। चलिए, इन तीनों से देखने पर हमें पता चलता है इन्हें या तो समीकरण का नाम दे सकते हैं या डायरेक्ट देखकर हम लोग बोल सकते हैं। कोण 1 बराबर है कोण 2 के, और कोण 2 बराबर है कोण 3 के, और कोण 1 फिर से बराबर है कोण 4 के। तो जब कोण बराबर है 2 के 3 के, कोण 1 4 के बराबर है, तो तब कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। जब कोण 3 बराबर है कोण 4 के, तो इनके सामने की भुजाएं अगर हम देखते हैं, कोण 3 के सामने की भुजा है एपी, और कोण 4 के सामने की भुजा है एसी। तो एपी बराबर एसी हो जाएंगी। ये आया समीकरण नंबर 1। अगर समीकरणों के नाम दे दें हम,
समीकरण 1, 2 व 3 से ये आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे समान अनुपातिक प्रमेय से समानुपातिक समानुपातिक प्रमेय से त्रिभुज BCP में BD/CD बराबर AB/AP। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा AP है वो AC के बराबर है, तो हम अगली लाइन में लिखेंगे BD/CD बराबर AB/AC। यह आया समीकरण 4 से। तो ये हमें सिद्ध करना था, ये हमारा हो गया थी सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। हमने सिद्ध किया कि अगर कोण का समद्विभाजक हो तो वो समद्विभाजक अनुपात में काटता है, जैसे कि BD/CD इस रेखा का अनुपात बराबर AB/AC, बाकी दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करेगा, BD/CD AB/AC। चलिए अब इन्हीं 3 प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग एक एक्सरसाइज यानी अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये 3 प्रमेय एक साथ दे देता हूँ, जिससे आप लोग इन 3 प्रमेय का प्रयोग करके आगे के क्वेश्चन कर पाएँ। आप रचनाएं भी कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में समांतर रेखाएं भी खींच सकते हैं। अगर आपको अनुपातिकता के रूप से बनानी है तो अनुपातिकता के प्रयोग करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप किसी भी त्रिभुज में समांतर रेखाएं भी खींच सकते हैं, रचनाएं कर सकते हैं, अपनी तरफ से कर सकते हैं, ताकि उन्हें सॉल्व किया जा सके, प्रूवमेंट किया जा सके। तो सारी प्रमेय मैं एक साथ आपको दे देता हूं और हम लोग एक एक्सरसाइज यानी अभ्यास करेंगे, वो आप लोग घर पे कोशिश कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, आपको आपके सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने थेल्स प्रमेय पढ़ी है, थेल्स प्रमेय के विलोम पढ़ी हुई है और समद्विभाजक प्रमेय पढ़ी और उनका प्रूवमेंट भी किया। अब हम उनसे जुड़े हुए कुछ सवाल करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चित्र में DE समांतर BC है, चित्र क में EC और चित्र ख में AD ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज बना हुआ है,
एक त्रिभुज है ABC, इसमें एक रेखा समांतर है DE, AD 1.5 सेंटीमीटर, ये AE 1 सेंटीमीटर, DB 3 सेंटीमीटर। EC ज्ञात कीजिए, ये कितनी होगी? तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है, जो सबसे पहले दिया हुआ होता है उसको पहले लिख लेते हैं। AD दी हुई है, DB दी हुई है, DB 3 सेंटीमीटर, AE 1 सेंटीमीटर, तो BC वो EC क्या होगी? थेल्स प्रमेय से हम लोग देखते हैं समानुपातिकता का नियम। या बोलते हैं थेल्स प्रमेय। हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय से, या समानुपातिकता का नियम भी बोल सकते हैं। तो समानुपातिकता का नियम कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को अनुपात में विभाजित करती है, तो BC के समांतर DE है, तो ये DE इनको समानुपात में विभाजित करेगी। मतलब AD बट्टा DB होगा और AE बट्टा EC होगा। इनके मान लगा देते हैं। AD है 1.5, DB है 3, AE है 1 और EC है EC हमें पता करना है। ये 1.5 आधा है, मतलब 1.5 है, 3 का आधा है, तो इसको काट देते हैं 1.5 एक बार और 1.5 दूना 3, तो ये आया 1/2 1/EC। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, EC बराबर 2 सेंटीमीटर। ये हमारा EC का मान निकला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR, एक त्रिभुज है PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्न में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि EF का मान क्या होगा, जिसमें PE
ये दिया हुआ है पीई है 3.9 सेंटीमीटर, चित्र बना लेते हैं, चित्र से बहुत आसानी समझ में आ जाता है। 3.9 सेंटीमीटर है, EQ 3 सेंटीमीटर है, TF 3.6, EF 3.6 है, FR 2.4 है। तो इसमें देखकर हमें बताना है कि क्या EF QR के समांतर है। हमें बताना है क्या EF QR के समांतर है। समांतर तभी होगी जब ये रेखाएं अनुपात में होंगी। तो हमें चेक करना होगा कि क्या ये रेखाएं या क्या ये भुजाएं अनुपात में हैं। तो चेक कर लेते हैं। समानुपातिकता से यानी थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से हम लोग चेक करते हैं PE अपॉन में EQ, PF अपॉन में FR, वैल्यू लगाते हैं इनकी। इनका मान क्या है? PE का मान 3.9, EQ का मान 3 सेंटीमीटर, PF का मान 3.6 और FR का मान 2.4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। 12 तिया 36, 12 दूनी 24। तो 3.9 का मल्टीप्लाई 2 से और 3 का मल्टीप्लाई 3 से, इसका आएगा 8 पॉइंट 2 में 18, 2 3 6 और 1 7, इसका आएगा 9। इसे हमें देख के पता चला कि ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब इसमें EF समांतर नहीं होगी QR के, इसलिए EF समांतर, एक मिनट, EF समांतर नहीं होगी QR के। तो हमने चेक किया कि EF समांतर नहीं है इसमें QR के, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं आए। अगर ये बराबर आते तो हमारी EF QR के समांतर हो जाती।
दोस्तों आगे क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, खुद से कोशिश करके देखिएगा आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ताकि आप लोगों का भी कुछ अभ्यास हो। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD है, दिया हुआ है। AB समांतर CD, असमांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित हैं कि EF भुजा AB के समांतर है। EF समांतर है AB। इसका चित्र बना लेते हैं। ये दिया हुआ है, इसको देखकर तो हमें लग ही रहा है कि तीनों समांतर हैं। AB समांतर है CD, AB समांतर है EF, AB समांतर CD होगा तो समांतर EF भी होगा। ये दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है। AE/ED बराबर BF/FC, ये सिद्ध करना है हमें। रचना करते हैं। रचना की हमने, इनको मिला दिया। ये किसी बिंदु पे काट रहा है G पे, AC को मिलाया जो EF को G पर काटता है। उपपत्ति करते हैं, यानी प्रूवमेंट। प्रूवमेंट में एक त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ACD में त्रिभुज ACD में हम लोग देखते हैं कि जो EG है वो CD के समांतर है। जो EG है वो CD के समांतर है, क्योंकि EG EF का ही एक हिस्सा है। तो जब ये दोनों समांतर हैं CD और EF, तो EG भी CD के समांतर होगी। तो इस त्रिभुज में देखते हैं हम लोग AE/ED बराबर AG/GC। समीकरण नंबर 1। दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC।
त्रिभुज एबीसी में हम देखते हैं ए बी समांतर जी एफ। ए बी समांतर जी एफ है क्योंकि जी एफ ई एफ का हिस्सा है, तो ए बी समांतर ई एफ थी तो जी एफ भी ए बी के समांतर होगी। इस त्रिभुज में हम देखते हैं बी एफ अपॉन एफ सी बराबर ए जी अपॉन जी सी। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम देखते हैं कि इनके एक बाएं पक्ष है एक दायां पक्ष है। इसमें बायां पक्ष एक दायां पक्ष। हमने दोनों में देखा कि दोनों का दायां पक्ष बराबर है, तो दोनों का दायां पक्ष बराबर है तो उनके बाएं पक्ष भी बराबर होने चाहिए। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ए ई अपॉन ई डी बराबर बी एफ अपॉन एफ सी। यही हमें सिद्ध करना था। देखो ये हमें सिद्ध करना था ए अपॉन ए डी और बी एफ अपॉन एफ सी, यही सिद्ध करना था। ये हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। बाकी क्वेश्चन आप लोग घर पे लगाइएगा, तो हम लोग आपको स्क्रीन पर दिखा दी जाएगी पूरी एक्सरसाइज।